Good morning everyone. Today we are going to read cooperative society. What is cooperative society? बात यहाँ पे आती है. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अभी हम पढ़ रहे हैं. उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद पार्टनरशिप. अब बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चलता है कोऑपरेशन जहाँ पर है, कोऑपरेशन जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होता है जहाँ पर कुछ मेंबर्स वॉलेंट्री एसोसिएशन बनाते हैं, कुछ पर्सन्स वॉलेंट्री एसोसिएशन बनाते हैं. वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक. क्या मतलब होता है वॉलेंट्री का बेटा? स्वैच्छिक. अपनी इच्छा से एक एसोसिएशन बनाते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? वो एसोसिएशन जहाँ वॉलेंट्रीली अपनी इच्छा से कुछ लोग एसोसिएशन बनाते हैं और एसोसिएशन बना के क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं और क्या करने की सोचते हैं? मेंबर्स की वेलफेयर के लिए कार्य करने की सोचते हैं. वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, इस तरह का कोई कार्य करने की सोचते हैं. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा. क्या ऑब्जेक्टिव होगा? कॉमन. तो यदि मैं बात कहूँ पूरी की पूरी एक साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वो संस्था है जहाँ पर कुछ लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़ते हैं, अपनी इच्छा से जुड़ते हैं और एक साथ जुड़कर मेंबर्स के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं. मेंबर्स कौन? जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में भाग लेगा, मेंबर बनेगा, उसके ही वेलफेयर की बात वहां पर की जाएगी. किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में. अब ये फॉर्म ऑफ बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है. पढ़ रहे हैं हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट ये बिजनेस नहीं है एक तरह का. मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. आपने अमूल का नाम सुना होगा. अमूल, सबको पता है अमूल. अमूल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अमूल बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि पहले एक गांव के कुछ लोग 10, 12, 15 लोग एक साथ मिले. उन्होंने हिसाब लगाया कि वो अपने गांव का जो मिल्क है, वो मिल्कमैन थे, कैटल्स पालते थे, गाय भैंस भेड़ जो भी होता है ये सब दूध देने वाले. अब वो उसको बेच नहीं पाते थे गांव में और शहर में ले जाना किसी एक के द्वारा बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठता था. प्रॉब्लम कि वो अपने घर पे वो दूध निकाले या फिर शहर में ले जाके बेचे. तो उन्होंने क्या करा? ग्रुप बनाया साथ में, एक साथ मिलकर 10 से ज़्यादा लोगों ने, और एक साथ अपना सारा का सारा जितना भी कैटल्स का प्रोडक्शन था वो मिल्क का इकट्ठा किया और जो नियर बाय सिटी थी, शहर था, वहां पर ले जाकर बेचने लगे. इससे क्या हुआ? बाकी सब तो अपने अपने घर पर काम करते थे और कुछ लोग मिलकर जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो मार्केट में जाके उस मिल्क को बेच देते थे. तो सबका काम चल गया. वो जो मिल्क अनप्रोडक्टिव था, जिसका कोई फायदा नहीं था गांव में, वो मार्केट में जाकर क्या हो गया? बिकने लगा. तो वहां से कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल बनी. तो कोऑपरेशन के लिए मेंबर्स के कि मेंबर्स जो मिले वो 10, 12, 15, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके कोऑपरेशन के लिए कि उनके पास उनका जो प्रोडक्शन था वो खराब हो रहा था, वो अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे. तो सबके कोऑपरेशन के लिए सबने एक साथ मिलकर क्या करा? अपने प्रोडक्शन को एक साथ मिलकर मार्केट में बेचने की ठानी और अपना काम चला लिया. इस तरह की वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. तो बात यहाँ पर क्या आई? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वॉलेंट्री एसोसिएशन जिसमें पर्सन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? कि उसके मेंबर्स का कल्याण हो. ठीक है. फिर बेटा दूसरी बात आती है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती कैसे है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब तक आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना कर दे और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ना करा लें, तब तक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी ही नहीं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बनेगी? जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर ये आती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? फिर इसके बाद बात आती है कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। तो बेटा कम से कम 10 मेंबर्स चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है। चलिए फीचर्स पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला फीचर है वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप मैं आपको बता भी चुका हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें मेंबरशिप अपनी इच्छा से है, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसकी इच्छा होगी, डिजायर होगा, वो होगा, आएगा और वो चला जाएगा। जब चाहो आओ ज्वाइन करो, जब चाहो लीव करो, आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जबरदस्ती नहीं करता, ठीक है, कि आप फोर्स नहीं हो कि आप आओ और हमारी संस्था में जुड़ो। अपनी इच्छा से आओ, अपनी इच्छा से जाओ। फिर दूसरी बात आती है बेटा लीगल स्टेटस। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। कहाँ पे? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। इसलिए ये है लीगल। लीगल का मतलब कानून की नज़र में आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है कानून की नज़र में? लॉ की आईज में क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि लॉ ने इसे रजिस्टर किया है। और लॉ ने रजिस्टर किया है तो ये क्या बन जाती है? आर्टिफिशियल पर्सन। और जैसी आर्टिफिशियल पर्सन बनती है, जो लॉ है उसे कुछ रूल्स, राइट्स, लाइबिलिटीज देता है। जैसे ह्यूमन बींग्स को मिले हैं, सिटीजन्स को मिले हैं, इंडियन सिटीजन्स को इंडियन लॉ देता है, वैसे ही इंडिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी उसे इंडियन लॉ कुछ राइट्स देगा, तो उसका लीगल स्टेटस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगी? सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी वो अपने नाम पर असेट्स रख सकती है, लाइबिलिटीज रख सकती है। फिर बात आती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं बेटा उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। बट यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे किसी की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, सबकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। उन्होंने यदि कुछ लगाया है किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो तो पैसा जा सकता है लॉस होने की सिचुएशन में, अदरवाइज उनके घर पर पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बात आती है कंट्रोल। कंट्रोल होता है बेटा मैनेजमेंट के हाथ में। जो मेंबर्स होते हैं उनमें से मैनेजमेंट अपॉइंट की जाती है और मैनेजमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है। बिजनेस के सारे डिसीजंस वही लेती है, सारे क्रियाकलाप वही करती है। मान के चलो मिनिमम 10 मेंबर्स का है, मैक्सिमम की कोई काउंटिंग नहीं है, तो पता नहीं 100 हो जाए 200 हो जाए मेंबर, तो सबके सब थोड़ी काम करेंगे, सबके सब थोड़ी डिसीजन लेंगे। सब वोट कर सकते हैं, 1 मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट, बट वोट कर सकते हैं। डिसीजंस कौन लेगा? मेन डिसीजंस ली जाएंगी मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। सबसे लास्ट बात आती है सर्विस मोटिव। क्यों बनाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है मेंबर्स या जो सोसाइटी होती है उसके सर्विस के लिए, समाज के कल्याण के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती। प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? सर्विस होता है। हमने कहा हम मार्केट में जो दूध है वो बेचने जा रहे हैं, तो सबको जिस रेट से दूध मांगा गया उस रेट से पैसे दे दिए जाएंगे। यदि कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो सरप्लस मेंबर्स में नहीं बांटा जाएगा, वो सरप्लस वापस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा दिया जाएगा, ठीक है।
किसी मेंबर को नहीं दिया जाएगा, किसी मेंबर का कोई सरप्लस पे प्रॉफिट पे अधिकार नहीं है, वो सारा का सारा प्रॉफिट केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही है। ठीक है, इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। So guys, in our last class we have learned about cooperative society and its features. Now we are going to study merits of cooperative society. यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन थी, स्वैच्छिक एसोसिएशन थी, जहां पर लोग अपनी इच्छा से आते हैं और जॉइन टुगेदर साथ में जुड़ते हैं फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिनका एक सामान्य उद्देश्य होता है, सभी का एक उद्देश्य होता है। वो क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, सभी मेंबर्स का कल्याण। तो अब उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर है वोटिंग स्टेटस की इक्वालिटी। हमने बात करी थी अपनी पिछली क्लास में कि 1:1, 1 मेंबर 1 वोट, मतलब कि यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, मतलब हर एक मेंबर और उसका एक वोट। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, किसी के पास शेयर ज़्यादा है, किसी के पास शेयर कम है, नहीं। एवरी मेंबर इज हैविंग ओनली 1 वोट। हर मेंबर के पास एक वोट होगा, इक्वल राइट्स होंगे, 1 मैन 1 वोट वाली सिचुएशन रहेंगी। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो संस्था है वो इस तरह की संस्था है जहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सभी की बात सुनी जाती है। ठीक है, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस होता है, किस तरह की? कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। दूसरी जो बात है हमारी है लिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने फीचर्स में ही पढ़ा था। जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। वो लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका लीगल एग्जिस्टेंस है। लॉ की आइज में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, बट उसके जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है। मतलब कि मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस नहीं पहुंचेगा। यदि कोई भी रिस्क है तो वो कहाँ तक रहेगा? बस कोऑपरेटिव सोसाइटी की असेट्स चली जाएंगी, बाकी मेंबर की पर्सनल असेट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, वे सब सेफ है। ये फ़ायदा है हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का। थर्ड जो मेरिट है वो है बेटा स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल का मतलब है जो लंबे समय तक बना रहे, मतलब मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी। मेंबर्स की डेथ भी होगी, मर भी जाते हैं बूढ़े होकर किसी और कारणवश, इंसैनिटी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी, किसी भी कारणवश वो निकल भी सकते हैं, इंसॉल्वेंट, दिवालिया भी हो सकते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी लंबे समय तक चलती रहेगी। कैसे चलेगी? अरे पुराने मेंबर जाएंगे, नए मेंबर आएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन तो कभी बूढ़ा नहीं होता। लॉ की आइज में वो तो एक एंटिटी है, और बस वो चलती रहेगी, नए नए मेंबर्स आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे, इसलिए वो स्टेबल एग्जिस्टेंस रहेगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, यहाँ सबसे बड़ी बात हमने बात करी थी डेफिनेशन में भी, वेलफेयर। हम वेलफेयर से ही जोड़ के इस बात को देखेंगे। बेटा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाई गई है, कल्याण के लिए। और कल्याण कब होगा? जब उसके कार्य जो हैं, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना काम कर रही है वो इस तरह से करे कि वहाँ पर जितने भी कार्य हों वो सस्ते दौर पर हों, मतलब कि कॉस्ट जो है, लागत जो है वो कम आए। और वो कैसे कमाएगी? मिडिल मैन को निकालकर, बिचौलियों को निकालकर। अब बिचौलियों को कैसे निकाला जाएगा? फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक
संस्था बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं फार्मर्स की। फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन जो भी फसल होती है उसे बेचते हैं, क्रॉप्स को बेचते हैं किसे, पहले जो पास की मंडी होती है गांव में वहाँ बेचते हैं। अब वो सस्ते दामों पर वो खरीद लेते हैं और फिर जाकर बड़ी मार्केट्स में महंगे दामों पर बेच देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी उस मिडलमैन को हटा देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सीधा उस प्रोडक्शन को, क्रॉप्स को लेकर सीधे मार्केट में बेचती है कंज्यूमर को। दो फायदे होते हैं, एक तो कंज्यूमर को भी थोड़ा सस्ता सामान मिलता है और फार्मर्स का सामान महंगा बिकता है। तो मिडलमैन खत्म हो गया और अपने आप ही इकोनॉमी इन ऑपरेशंस आ गई, कॉस्ट कम हो गई। ये फायदा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कल्याण की बात ऐसे होती है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि लॉ की नज़र में आर्टिफिशियल पर्सन है तो एग्जम्पशंस दिए हैं लॉ ने, प्रिविलेजेस दिए हैं, कंसेशन दिए हैं गवर्नमेंट ने। लोन चाहिए, सब्सिडीज चाहिए, टैक्स कम देना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लोन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएंगे, आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बने ताकि देश का जो रहने वाले गरीब लोग हैं जो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं उनका कल्याण हो। ठीक है। लास्ट जो यहाँ पर मेरिट दिया गया वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन। बनाना बड़ा आसान है। वैसे तो हमने बेटा पढ़ा भी है इसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में आप रजिस्ट्रेशन ना करा लो। बेटा रजिस्ट्रेशन कराना बड़ा ही आसान है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी है, छोटी मोटी फीस है जो आपको चुकानी है, कम से कम 10 मेंबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और जाकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराएं, आपकी सोसाइटी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो लोग इस तरह की सोसाइटीज़ बनाते हैं तो गवर्नमेंट जानती है कि वो अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस तो यहाँ पे नहीं कहेंगे बट अपने जो भी आसपास के लोग हैं उन सबके वेलफेयर की बात सोच रहे हैं, मेंबर्स के वेलफेयर की बात सोच रहे हैं, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं कोऑपरेशन के लिए। तो उन्हें ज़्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन भी नहीं रखे गए। तो ये थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेरिट्स। अब बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेशंस के बारे में, डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहली बात यहाँ पर यही कर दी, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने बनाई है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने बनाई है जो लोग परेशान हैं, जो लोग गरीब हैं, मेंबर्स जिनके पास कमी है। अब जब पहले से ही कमी है, रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी रिसोर्सेज क्या होंगे? कमी होंगे, कम होंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या सी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनेंगी, सबसे पहली बात। फिर दूसरा, इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स तो रखे नहीं जाएंगे, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में से मैनेजमेंट चूज़ की जाएगी, सेलेक्ट की जाएगी, और वो जो मैनेजमेंट है, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर वेलफेयर के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो चलाएगी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाएगी। बड़े बड़े मैनेजर तो रखे नहीं है जिन्हें बड़ी बड़ी सैलरी दी जाएंगी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत क्या कहते हैं सरप्लसेस दिलवा देंगे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़ी बन जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इतनी सैलरी तो उनके पास देने के लिए है नहीं, इतनी मैनेजमेंट तो वो ले नहीं सकते, उन्हीं मेंबर्स में से चुन लेते हैं। वो भी क्या है, बेचारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं या लिमिटेड नॉलेज वाले हैं। फिर है लैक ऑफ सीक्रेसी। जब मेंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, कोई भी मेंबर बन सकता है, छोटे छोटे लोग होते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ जो आइडियाज़ आते हैं वो आइडियाज़ सबके बीच में डिस्कस किए जाते हैं। बिना सबसे पूछे तो काम चलेगा नहीं। कोई भी मेंबर आके अपनी बात रख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सोसाइटी की देख सकता है, तो वहाँ सीक्रेट्स नहीं रहते, सबको पता चल जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चल रही है, उसमें क्या चल रहा है, सीक्रेसी ख़त्म हो जाती है। फिर बात गवर्नमेंट कंट्रोल।
अभी अभी हमने पढ़ा था गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है लोन दिलाने में, टैक्स कम लेती है, सब्सिडीज देती है। बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम एक और हो जाती है कि गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है। गवर्नमेंट देखती है कि जब हमने टैक्स कम लिया है, हमने लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैनेजमेंट है, जो मेंबर्स हैं, उन लोन्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फ़ायदा ही नहीं होगा, वेलफेयर होगा ही नहीं, गवर्नमेंट का बेवकूफ़ बन जाएगा। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है। कैसे रखती है कंट्रोल अपने हाथ में, उनका ऑडिट कराती है अकाउंट्स का, सीए से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, कंट्रोल होता है पूरा का पूरा, फ्री नहीं रह पाते। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात आती है डिफरेंस इन ओपिनियन। डिफरेंस इन ओपिनियन का मतलब क्या है बेटा, बहुत सारे मेंबर हैं, अब बहुत सारे मेंबर तो पार्टनर्स की तरह, जैसे पार्टनरशिप में था, झगड़े भी बहुत ज़्यादा, सबके ओपिनियन अलग अलग, एक कहता है ये काम करो, दूसरा कहता है नहीं ये काम मत करो, तो क्या होगा, झगड़े होंगे, और झगड़े होंगे तो डिसीजन मेकिंग में भी क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। ऐसे टाइम पे वेलफेयर अच्छी तरह नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। Good morning everyone. Today we are going to read types of cooperative society. Types of cooperative society में हम different टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे कि किस किस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया में होती हैं। उसमें से कुछ टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए इसमें मैं आपको सब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी होती है कि इसमें क्या करते हैं, कुछ पर्सन्स आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिससे वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। उसमें वो अपने घर के यूज़ का सामान खरीद कर लाते हैं सस्ते दामों पर, और अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद कर लाते हैं। उससे क्या होता है, वो मिडिल मैन को निकाल देते हैं बीच से, और सीधा प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फ़ायदा क्या होता है, एक तो उनको अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का सामान मिल जाता है, दूसरा लोअर प्राइस पर मिल जाता है, कोऑपरेशन हो जाता है एक दूसरे का, लो कॉस्ट में अच्छा सामान अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह की सोसाइटी को कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। आइए देखते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पर खरीदने के लिए इस सोसाइटी में क्या करते हैं, मिडिल मैन को बल्क क्वांटिटी में सामान खरीद कर निकाल देते हैं। मिडिल मैन को निकाल देते हैं और बल्क क्वांटिटी में सामान खरीद लेते हैं। कैसे, सीधे मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से सामान खरीद लिया जाता है। यदि कोई भी प्रॉफिट्स या सरप्लस होता है तो वो दोबारा से वहीं लगा दिया जाता है। दूसरी तरह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बेटा, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सामान बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि एक साथ रॉ मटेरियल को खरीद लेते हैं या मशीनरीज को खरीद लेते हैं। अब जब एक साथ रॉ मटेरियल को खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल क्या मिलेगा, चीप रेट पे मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हट जाएगी। यदि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं तो उन्हें रॉ मटेरियल सबको अलग अलग खरीदना पड़ेगा, हाई रेट्स पे मिलेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। और सबने मिलकर एक साथ खरीद लिया, रेट्स भी चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सस्ती हो जाएगी। तो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो इनपुट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। दे आर फॉर्म टू फेस द कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स। ये क्यों बनते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स तो बहुत बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना खुद का होता है,
बड़ी बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदते हैं सस्ते दामों पर। अब वो तो मार्केट में सस्ता सामान बनाएंगे और बेचेंगे, बट छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स का सामान तो महंगा होगा, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी उन्हें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कॉस्ट कम करने के लिए अपना ग्रुप बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और सब मिलकर एक साथ सामान खरीद कर लेते हैं सस्ते दामों पर, अच्छी क्वालिटी का, और कॉस्ट कम कर लेते हैं। फिर आपस में उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये साथ में एक काम और करते हैं, कभी कभी ये इक्विपमेंट्स भी एक साथ खरीद लेते हैं। देखिए, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा एसएसटी में, तो वहाँ भी क्या होता है कि बड़े बड़े खेतों में एक साथ एक ट्रैक्टर से, दो ट्रैक्टर से एक साथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे दी जाती हैं, मशीनरीज एक ही इस्तेमाल कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाता है, इक्विपमेंट्स एक दो इक्विपमेंट्स से ही सबका प्रोड्यूसर्स का काम कर दिया जाता है, या इक्विपमेंट्स एक साथ खरीद लिए जाते हैं जिससे कि वो सस्ते पड़ जाए। तीसरी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका हम एग्जांपल कई बार ले चुके हैं इससे पहली क्लासेस में। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूसर्स ही हैं, फार्मर्स ही हैं, तो प्रोड्यूसर्स जब अपना सामान बना लेते हैं, अब उन्हें छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को मार्केट में सामान बेचने में प्रॉब्लम है। पहले वो मिडिल मैन को बेचेंगे, मिडिल मैन फिर मार्केट में बेचेगा, मिडिल मैन क्या करेगा, उनसे लोअर प्राइस पे सामान खरीदेगा और हाई प्राइस पे मार्केट में बेचेगा, तो उन्हें तो लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सारा सामान एक जगह इकट्ठा करते हैं और सीधा मार्केट में जाके कंज्यूमर को बेच देते हैं। उनको ज़्यादा दाम पे, ज़्यादा प्राइसेस में उनका सामान बिक जाता है, कंज्यूमर को भी सस्ता सामान मिल जाता है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से वो सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बना लेते हैं अपनी आउटपुट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, मिडिल मैन को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई दिनों तक उन्हें अपना सामान एक जगह इकट्ठा करके रखना पड़े, तो वे वेयर हाउस, जो गोडाउन है, वो भी एक साथ रख लेते हैं, पैकेजिंग वगैरह भी एक साथ करा लेते हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट वगैरह भी क्या होती है, कम आती है। ठीक है, तो इस तरह की सोसाइटी को कहा जाता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरी सोसाइटी है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका एग्जांपल हम पिछले वाले एग्जांपल्स में ले चुके हैं। यदि यही मार्केटिंग और प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स की हो, मतलब फार्मर्स बीज एक साथ लाएं तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स इरिगेशन एक साथ करें तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स क्रॉप को एक साथ ले जाकर मार्केट में बेचें तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कि प्रोड्यूसर से फार्मर्स को निकाल दो तो फैक्ट्री वाले बच गए, मार्केटिंग में से भी फार्मर्स को निकाल दो तो फैक्ट्री वाले बच गए छोटे छोटे। ठीक है, और फार्मर्स को सबको एक जगह ले आओ तो फार्मर्स हो गए। सिंपल सी बात है। ठीक है, फार्मर का अलग बना दिया, बाकी सबका अलग बना दिया। फिर है बेटा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से। वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता था, कुछ लोग एक साथ मिलकर सहायता के लिए कुछ पैसे सेव करते थे और फिर जिसको जरूरत होती थी क्रेडिट दे दिया जाता था। वही सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। इसमें क्या होता है, कुछ मेंबर्स आपस में मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, अपने जो सेविंग होती है सोसाइटी में इकट्ठा करते हैं। जब भी किसी मेंबर को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, सोसाइटी उसे 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट या बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसे दे देती है और धीरे धीरे वो पैसे वापस रिटर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी को करता रहता है। इससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो मार्केट में जाकर ब्याज पे, बड़े बड़े ब्याज पे पैसे नहीं लेने पड़ते, दूसरा चक्कर नहीं काटने पड़ते, डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करने पड़ते। तो फ़ायदा हो गया, घर पे बैठ के सारा पैसा मिल गया कोऑपरेटिव सोसाइटी से। फिर हमारी बेटा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है, यहाँ पर कुछ लोग जो एक साथ मकान बनाने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, वो घर बनाते हैं और घर बनाने का मटेरियल एक साथ लेकर आते हैं लोअर कॉस्ट पे। जैसे घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है, सैंड चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ एक साथ लेकर आते हैं लोअर कॉस्ट पे। उससे क्या होता है, उन्हें लोअर कॉस्ट पे वो सामान मिल जाता है और एक साथ वो
मकान बना लेते हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम्स एक साथ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे देते हैं। इस तरह की सोसाइटी को कहा जाता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आप सभी टीवी देखते हैं, उसमें सब टीवी पर एक आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जौन सी भी वो सोसाइटी है वो कौन सी है, एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। इनमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बिजनेस स्टडीज़ में अपने चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 में जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी को यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये इसका एक कंपनी ही है। कंपनी क्या होती है? कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ करती है और जिसका लीगल स्टेटस होता है अपने मेंबर से अलग। समझते हैं, आइए इसको। एक कंपनी जो है वो एक बिजनेस है। अब ये कैसा बिजनेस है? कंपनी बिजनेस में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा से मतलब जितने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी नहीं हो सकते, उतने हो सकते हैं। चलिए मान के चलते हैं कि HUF में मैक्सिमम एक 50 मेंबर्स हैं, 60 मेंबर्स हैं, बट वो एक फैमिली के, एक फैमिली कितनी बड़ी हो सकती है आप भी सोच सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली 5, 10, 15 मैक्सिमम, बट यदि हम मैक्सिमम मान भी लें 50 मेंबर्स, 60 मेंबर्स इतने हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी तो नहीं। पार्टनरशिप तो लिमिट ही बता दी कि मोर देन 50 मेंबर्स हो ही नहीं सकते पार्टनरशिप में। फिर अब प्रॉब्लम ये आती है कि कोई एक ऐसा बिजनेस चाहिए जहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हों, तो जो मनी है, कैपिटल है, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि कैपिटल ज़्यादा होगी तो बिजनेस भी क्या होगा, बड़ा होगा। आप कहेंगे सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के लिए बनाई जाती है। वहाँ पर तो प्रॉफिट्स जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो इस काउंटिंग से हम हटा ही लेते हैं। तो बचता क्या है? बचता है कंपनी। कंपनी क्या है? सबसे पहले मैं बात बता दूं, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब कुछ लोगों का समूह है जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए? कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए मेंबरशिप करते हैं। कैसी मेंबरशिप करते हैं? वो आपस में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाते हैं। अब ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बनता कैसे है? तो कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 में। यदि आपको अभी फ़िलहाल में कोई भी न्यू कंपनी बनानी है तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 में उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो भी लॉ में फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। या उससे पहले कोई पुरानी कंपनी है तो प्रीवियस कंपनी लॉ लग सकता है। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, 1872 था, तो वो अप्लाई होता है। ठीक है। तो कंपनी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कंपनी बनेगी नहीं। और जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वैसे ही कंपनी का क्या होगा, लीगल स्टेटस। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट लॉ जब किसी को आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में समझता है तो उसका एक लीगल स्टेटस हो जाता है। और इन द आइज ऑफ लॉ की नज़र में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ ने उसे जन्म दिया है। किसे दिया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को या फिर कंपनी को।
तो कंपनी को जब एक आर्टिफिशियल पर्सन माना है तो उसका भी एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होगा, लीगल स्टेटस होगा इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। मेंबर्स अपना घर खुद बनाते हैं, अपनी दुकान भी रखते हैं, अपने बिजनेस भी चलाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं। ऐसे ही कंपनी भी अपनी बिल्डिंग खरीद सकती है, अपना फर्नीचर खरीद सकती है, मतलब कि कुल मिला के अपने नाम पे असेट्स रख सकती है। जैसे एक बिजनेस करता है वैसे ही क्या कर सकती है, कंपनी भी कर सकती है। कंपनी के भी कुछ राइट्स होते हैं। तो कंपनी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स होती है। तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पर यही है कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे पहले किसी कंपनीज एक्ट में, तब जाकर वो एग्जिस्टेंस में आएगी, अस्तित्व में आएगी, बिजनेस तब बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा, कम से कम 7 मेंबर, मिनिमम कितने मेंबर, 7 मेंबर। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 मेंबर तैयार होंगे और वो कम से कम 7 मेंबर कंपनी बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे। उन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव का मतलब कि इस तरह का बिजनेस करेंगे, ठीक है। फिर परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब आपने पहले ही पढ़ा है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स में कम एंड गो आउट, मेंबर्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंपनी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन तो कभी भी मरता नहीं है। कंपनी हमेशा चलती रहेगी, मेंबर्स चाहें तो कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। कॉमन सील, कंपनी की क्या होगी, कॉमन सील होगी। अब एक आर्टिफिशियल पर्सन सिग्नेचर तो कर नहीं सकता, तो उसकी एक कॉमन सील होगी। सील होगी मतलब कि एक तरह की स्टैम्प कह लीजिए, स्टैम्प से थोड़ा सा डिफरेंट होती है सील। जिस भी डॉक्यूमेंट पे वो सील लगी हुई होगी स्टैम्प जैसी, ठीक है, वो तो डॉक्यूमेंट कंपनी का होगा, तभी तो माना जाएगा ना कि कंपनी का डॉक्यूमेंट कौन सा है, जिस पर कंपनी की सील लगी हुई है। कंपनी के सिग्नेचर की जगह वो सील लगा हुआ डॉक्यूमेंट यूज में लिया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है मेंबर्स जो हैं उन्हें क्या मिलता है, मेंबर्स कैसे बनते हैं कंपनी के। तो भैया आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, आप मेंबर्स बन गए, उसके साथ साथ आपको कंपनी के क्या लेने पड़ेंगे, शेयर लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, शेयर। कंपनी के शेयर लेने पड़ेंगे। कंपनी की जो कैपिटल होती है बेटा, वो कैपिटल जो है वो शेयर्स में बटी हुई होती है, शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। कैसे, कैपिटल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और हर एक इक्वल पार्ट को हम शेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शेयर के नाम से जानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी की 1 लाख की कैपिटल है। कितने की कैपिटल है, 1 लाख की, और कंपनी ने उसे 10 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, 10 से। तो कितने शेयर्स आ गए कंपनी के, 10,000। कितने शेयर्स आ गए, 10,000। अब जिसको जितने शेयर चाहिए उतने शेयर कंपनी के खरीद लो, उतने शेयर का कंपनी का मालिक बन जाएगा। 1 चाहिए 1, 2 चाहिए 2। आपको 10 रुपये के हिसाब से पैसे कंपनी को पे करने पड़ेंगे और आप कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे। मेंबर्स के साथ साथ आप कहलाएंगे शेयर होल्डर्स। कौन कहलाएंगे आप, शेयर होल्डर्स। क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, और आप ही कहलाएंगे मेंबर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि कंपनी को चलाने का काम जो है मेंबर्स नहीं करते हैं। कौन नहीं करता, मेंबर्स नहीं करते हैं। अभी आपने बताया कि सर 10,000 शेयर हो गए, मान के चलो वो 10,000 लोगों ने खरीद लिए एक कंपनी के शेयर, तो क्या 10,000 लोग आकर डिसीजन लेंगे, बिजनेस को चलाएंगे? मुश्किल हो जाएगा चलाना। किसकी बात मानी जाएगी, किसकी नहीं, बहुत देर हो जाएगी डिसीजन लेने में।
तो कंपनी में उस काम के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। किसे अपॉइंट कर लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अपने बीच में से ही कुछ बंदों को डायरेक्टर्स बना ले देते हैं, या फिर कुछ बाहर से प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर देते हैं जो डायरेक्टर्स की तरह काम करते हैं, जिनको सारा काम आता है, और उनके हाथ में कंपनी का कंट्रोल चला जाता है, बिजनेस वो संभालते हैं। उन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी का काम कौन संभालता है? डायरेक्टर्स। डेली डिसीजंस कौन लेता है? डायरेक्टर्स। और जब भी कोई बड़ा डिसीजन हो तो किसे बुलाया जाएगा? मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को। उनकी मीटिंग कराई जाएगी, उनसे पूछ लिया जाएगा कि भाई शेयर होल्डर्स हम ये चाह रहे हैं, आप चाहते हो क्या? यस या नो में जवाब दीजिए। ठीक है। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है, जिसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ एक साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और बिजनेस के प्रॉफिट्स को कमाते हैं, जिसका कंपनी का एक लीगल स्टेटस होता है और डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और अपने मेंबर्स से अलग होता है। इस डेफिनेशन को आप आज पढ़िए, इसमें जो भी प्रॉब्लम आप पूछिए, नेक्स्ट क्लास में इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Now we are going to do features of joint stock company. Our first feature is artificial person. Company is an artificial person. As we know better कि कंपनी तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर ना करा लिया जाए, और क्योंकि उसे कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराया जाता है तो क्रिएटेड बाय लॉ होती है। क्या होती है? क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ द्वारा बनाई गई। और लॉ नेचुरल पर्सन नहीं बनाता, क्या बनाता है? आर्टिफिशियल पर्सन ही बनाता है। याद रखने वाली बात है, ठीक है। जिसमें कोई आत्मा, कोई बॉडी नहीं होती, जो सांस नहीं ले सकती, भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स को काम करना पड़ेगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा जो काम करेंगे। कंपनी खुद ब खुद काम नहीं कर सकती कि प्रॉपर्टी खरीद लेगी, उधार ले लेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, नहीं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सबसे पहले फीचर्स तो ये। सेकंड फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी मेंबर से अलग है, हमने बात करी थी, क्योंकि कंपनी को लॉ ने बनाया है। लॉ ने बनाया है तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और मेंबर्स क्या है? एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है। कंपनी और मेंबर्स दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। क्या है? दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी में एक बात और आती है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स और कंपनी अलग अलग है। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, लायबिलिटी भी कर सकती है, एसेट्स लायबिलिटीज दोनों रख सकती है, क्योंकि कंपनी जो है आइज ऑफ लॉ में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पुराना कोई एक्ट कंपनी को कुछ राइट्स देता है, अधिकार देता है, जिसकी वजह से कंपनी अपने नाम पर संपत्ति रख सकती है। और आप जानते हैं जब मेंबर्स, यदि आप हैं, आप शेयर होल्डर्स हैं, आपने कंपनी के शेयर खरीदे तो आप भी क्या कर सकते हैं? अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकते हैं। इसी तरह कंपनी भी अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती है। तो कंपनी की संपत्ति कंपनी के नाम पर, आपकी संपत्ति आपके नाम पर, तो दोनों अलग अलग हुए या एक हुए? सिंपल सी बात है, सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर बात है फॉर्मेशन की। तो कंपनी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है, एक्सपेंसिव है। जैसे हमने बात करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत आसान है, गवर्नमेंट हेल्प करती है उसमें, बट ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के उद्देश्य से बनाई जाती थी। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन के पहले वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं कंपनी बन पाती है। कंपनी को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि
लॉ जो है, गवर्नमेंट जो है ध्यान रखती है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो कंपनी नहीं बना रहा है, इस उद्देश्य से तो कंपनी नहीं बना रहा है ताकि लोगों को वो धोखा दे सके। नेक्स्ट चीज आती है परपिचुअल सक्सेशन। ये वाली बात आप कई बार कर चुके हैं। मेंबर्स में कम एंड गो आउट बट कंपनी में रन फॉर एवर। मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे बट कंपनी सदैव चलती रहेगी। कैसे? क्योंकि कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कभी मरता नहीं है, और मेंबर्स है नेचुरल पर्सन मर जाते हैं। तो नेचुरल पर्सन तो आएंगे भी, पागल भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जाएंगे भी कंपनी छोड़कर, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी क्योंकि वो तो आइज ऑफ लॉ में है, लॉ की नज़र में कुछ है। ठीक है, कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है मेंबर्स में गो एंड मेंबर्स में कम बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। कंपनी सदैव रहेगी। नेक्स्ट फीचर है कंट्रोल। जो कंट्रोल है कंपनी का, हमने बात करी थी 10,000 मेंबर्स। अब 10,000 मेंबर्स जो हैं सबके सब तो कंपनी पर राज नहीं कर सकते, कंपनी का बिजनेस नहीं चला सकते। तो कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा? तो कंपनी का बिजनेस चलेगा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके। किसको अपॉइंट करके? डायरेक्टर्स। मेंबर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं। किस अपॉइंट कर देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स से पूछते हैं, हाँ भाई तुमने क्या करा बताओ, हमने तुम्हें अपॉइंट करा था। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज हम तो आके संभाल नहीं सकते, तो कौन संभालेगा? शेयर होल्डर्स तो संभाल नहीं सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे शेयर होल्डर्स, जिन्हें हम मेंबर्स भी कहते हैं। तो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के हाथ में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में? यदि कहा जाए तो अल्टीमेटली कंट्रोल रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, बट फिर भी ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। जो बड़े डिसीजंस हैं वो कंपनी की जनरल मीटिंग में बुलाकर किससे पूछा जाएगा? शेयर होल्डर से ही पूछा जाएगा, मेंबर से ही पूछा जाएगा। लायबिलिटी। लायबिलिटी में बेटा बात आती है, जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो है लिमिटेड। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड कैसे है लायबिलिटी? कि मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। कौन कौन सेपरेट लीगल एंटिटी हैं? कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। तो सोच के देखो, यदि कंपनी कोई लॉस करती है तो क्या कंपनी की लॉस से मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी इज डिफरेंट, सेपरेट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अलग है किससे? मेंबर्स से। ठीक है ना? तो यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। हाँ, मगर यदि किसी मेंबर ने शेयर खरीदे हैं, किसी ने क्या, सभी खरीदते हैं शेयर, तो जितने के भी शेयर खरीदे हैं वो जा सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है बस, बट घर पे कोई भी आंच नहीं आएगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। ठीक है, फिर बात आती है कॉमन सील। भाई क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी खुद ब खुद तो साइन कर नहीं सकती है। जब साइन नहीं कर सकते तो कंपनी की एक सील होती है, जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सील है वो डॉक्यूमेंट ही कंपनी का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सील क्या होती है? सील बेटा स्टैम्प की तरह होती है, स्टैम्प से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, स्टैम्प को तो हम ब्लू, रेड, वायलेट इंक पैड में लगाकर तब एफिक्स करते हैं कहीं भी। सील क्या होती है? सील जहाँ पर भी लगती है वहाँ पर एंग्रेव्ड इम्प्रेशन आ जाता है, कुछ स्टैम्प की तरह ही दिखती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, कंपनी का डॉक्यूमेंट तब कहा जाएगा जब उस पर कंपनी की सील लगी हुई होगी। ठीक है, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग क्या है? भाई यदि कोई लॉस होगा तो लॉस कौन वहन करेगा? कह रहे हैं लॉस वहन करेंगे
कौन? शेयर होल्डर्स बेटा, बट कितना? लिमिटेड कितना? जितने के शेयर्स लिए हुए हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई भी टेंशन नहीं आएगी। ये वाली बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर बात है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल ठीक बात है। एक पब्लिक कंपनी में एक शेयर होल्डर के शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है बड़ी आसानी से। मार्केट में बेच सकते हैं, किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल हैं, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी दोस्त, अपने माता पिता, अपने पुत्र को, ठीक है, बहुत आसानी से पब्लिक कंपनी में अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, ठीक है, ईजिली। तो ये फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। यदि हम कंपनी के फीचर्स की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे बड़ा फीचर होता है कि कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं एक कंपनी के, उनकी जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है, मतलब कि उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी टेंशन नहीं आएगी। कंपनी में उन्होंने जितने के शेयर्स लिए हैं, जितने के वो शेयर्स हैं, बस वो शेयर्स पर प्रॉब्लम आएगी कि उसके पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे। यदि कंपनी को कोई लॉस होता है एट दैट कंडीशन, अदरवाइज कंपनी की लॉस की पोजीशन में मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। किसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी? मेंबर्स की। किसकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड? मेंबर्स की, या मेंबर्स के अलावा आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स की। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई? शेयर होल्डर्स की। मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। फिर दूसरी बात है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब एक पब्लिक कंपनी जो है उसमें एक मेंबर या एक शेयर होल्डर्स के पास कुछ शेयर्स हैं, उसके पास जितने शेयर्स हैं वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो आंसर है यस। एक कंपनी के शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को, पब्लिक कंपनी के शेयर्स किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जब चाहे बेच दे, ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, उसकी मर्जी है। जैसे एक पिता अपने पुत्रों को कर सकता है बिना पैसों के भी, ठीक है, मार्केट में भी बेच सकता है, जैसा चाहे कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ही वो अपने शेयर्स बेचेगा उसी पल से वो मेंबर नहीं रहेगा। जिस न्यू बंदे को उसने शेयर्स बेचे वो मेंबर बन जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करते ही। तो पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। ये वाली बात हमने पढ़ी थी कि मेंबर्स में कम एंड गो आउट। मेंबर्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे, बट कंपनी में रन फॉर एवर। कंपनी सदैव चलती रहेगी। कारण क्या है इसका? क्योंकि मेंबर्स कौन है? मेंबर्स है नेचुरल पर्सन, और आप सब जानते हैं नेचुरल पर्सन की मृत्यु जरूर होती है। और कंपनी कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। और बताओ जरा, कंपनी तो हमेशा चलती रहेगी, नेचुरल पर्सन की मृत्यु भी हो जाएगी, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो पुराने मेंबर जाएंगे, नए मेंबर आएंगे, बट कंपनी वैसे ही हमेशा चलती रहेगी। मेंबर्स के मरने, बूढ़े होने, रिटायर होने, डेथ होने, पागल होने का कोई भी प्रभाव कंपनी पे नहीं पड़ेगा। कंपनी हमेशा वैसे ही चलती रहेगी। कंपनी का नेक्स्ट मेरिट है, नेक्स्ट फ़ायदा है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। स्कोप फॉर एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये स्कोप है कि कंपनी के बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। बढ़ाने से मतलब, एक्सपेंड करने से क्या मतलब है? बढ़ाने से मतलब है, एक्सपेंड करने से मतलब है
कि कंपनी में मेंबर्स अभी मान के चलो 10,000 है हमारे, हम चाहते हैं मेंबर्स को 20,000 कर ले, बिल्कुल आप नए शेयर्स इशू कर लो। फ़ायदा क्या होगा मेंबर्स बनाने से? अरे जब आप मेंबर्स प्लस करोगे तो कैपिटल भी तो प्लस होगी। कैसे? न्यू शेयर इशू करोगे आप, और न्यू शेयर इशू करोगे तो कैपिटल आएगी, कैपिटल आएगी, मेंबर्स बढ़ेंगे, एक्सपेंशन होगा, जो कैपिटल आएगी आप उससे नए नए बिजनेस खोलेंगे, उसे नई नई कंपनियां और खोलेंगे, नई नई फैक्ट्रीज खोलेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो बढ़ने की हमेशा ना गुंजाइश रहती है। कहाँ पर गुंजाइश रहती है? कंपनी में। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? बैंक से लोन ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लो, मर्जी आपकी। आप चाहें तो शेयर इशू कर लें या लोन ले लें। बिजनेस बढ़ाने का काम है, बट बिजनेस जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है? केवल एम्प्लॉई अपॉइंट करने हैं। कौन से एम्प्लॉई? डायरेक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट देना है। फैक्ट्री में काम करने के लिए जो वेजर्स हैं, वेज वर्कर्स हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना है। मेंबर्स को तो काम करने जाना है नहीं, क्योंकि वो तो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो तो केवल कभी कभी डिसीजंस लेंगे। तो बिजनेस जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं। ये टेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप की तरह लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह एक ही बंदा है। जितना चाहें आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये वाली बात यहाँ पर आती है। देखिए अब तक आपने जितने बिजनेस पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी हो, पार्टनरशिप पढ़ी हो, या फिर आपने एचयूएफ पढ़ी हो, या फिर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी हो, हर जगह प्रॉब्लम ये थी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होती थी। इतना पैसा नहीं होता था कि हर तरह का मैनेजर अलग अलग रख सके। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर आप हर तरह का एक प्रोफेशनल मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास क्या है? कंपनी के पास कैपिटल है, कैपिटल बेस है। जब आधार मजबूत हो तो लोगों को रखा जा सकता है। बिजनेस क्या है? बिजनेस बड़ा है, तो बिजनेस बड़ा है तो एक्सपेंसेस भी बड़े होंगे। कंपनी खर्चे उठा सकती है, कंपनी बिजनेस को बढ़ा सकती है। उन्हें स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस पर्सनल स्टाफ चाहिए ही चाहिए, जो बिजनेस को इस तरह से संभाले। लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए हर एक डिवीज़न का, हर एक कार्यशाला का अलग अलग मैनेजर होता है। जैसे प्रोडक्शन के लिए अलग मैनेजर, सेल्स के लिए अलग मैनेजर, मार्केटिंग के लिए अलग मैनेजर, परचेज मैनेजर अलग है, ठीक है। हर चीज़ के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोफेशनल को अपॉइंट करके वो रख सकते हैं। उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं एक टाइम पे। कहाँ पे पॉसिबल है ये पॉसिबल है केवल कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। तो ये सभी क्या है? मेरिट्स ऑफ अ कंपनी है। यदि इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की सीमाएं क्या हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। हम ये वाली बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक कंपनी को बनाने में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद कंपनी बनती है। टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, प्रोसीजर है। लीगल रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जो भी कंपनी बनाना चाहता है, जो व्यक्ति कंपनी बनाना चाहता है, उसे लीगल रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, उसके बाद ही वो कंपनी बना सकता है। कंपनी बनाना सिंपल रूप में बताएं तो आसान नहीं है, उसके लिए लॉ की नॉलेज चाहिए, या फिर हमें किसी लॉ पर्सन जैसे किसी लॉयर या सीए की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाकर कंपनी बनती है। तो इसे बनाना आसान नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। सेकेंड बात है लैक ऑफ सीक्रेट्स, क्योंकि एक कंपनी है। अब कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, और बेटा पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, जितने चाहो उतने मेंबर्स रख लो आप। अब जब अनलिमिटेड मेंबर्स हैं तो कोई भी यदि डिसीजन लिया गया, कोई भी सीक्रेट है तो वो सीक्रेट रहेगा ही नहीं, सबके बीच में बढ़ जाएगा। बातें
पराई हो जाएंगी एक बार कहने के बाद। आपको पता था सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक बंदा होता था, तो सीक्रेट्स केवल उसके पास रहते थे। एचयूएफ में एक फैमिली के पास रहते थे। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 तक पर्सन्स होते थे। बट यहाँ पर कंपनी में तो अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। जब अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं तो सोच के देखिए, सीक्रेट कोई भी रहेगा ही नहीं, लैक ऑफ सीक्रेसी रहेगी हमेशा। ठीक है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट कह रहे हैं क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होती है, मेंबर्स अलग हैं, और मेंबर्स ने डे टू डे बिजनेस के लिए किसे रखा, अपॉइंट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो उससे क्या हो जाता है कि डायरेक्टर्स ना अपना काम करते तो हैं बट उसे अपना बिजनेस सोच के नहीं करते हैं। मतलब कि जैसी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए वैसी नहीं करते, वो एक ड्यूटी की तरह निभाते हैं। जिस तरह से हमारा बिजनेस होता है तो हम मन लगा कर काम करते हैं, हम सोचते हैं कि यदि बिजनेस आगे बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, तो डायरेक्टर्स उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है ना। और ओनर्स के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि कंपनी इतना बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि उसमें ओनर्स ध्यान नहीं दे सकते, उसके लिए तो एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, उन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जॉइंट स्टॉक कंपनी में सामने आती है। फिर न्यूमरस रेगुलेशंस क्या है, कंपनी बनाना मुश्किल है यही नहीं, कंपनी बनने के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कंपनी का ऑडिट करना, कंपनी की वोटिंग में, कंपनी की हर तिमाही में, हर महीने जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं अलग अलग एजेंसी से, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। मतलब कि एक तरह से कंपनी बना लिया तो आपने अपनी आज़ादी खो दी, इस तरह से काम करना पड़ता है कंपनी बनाने में। मतलब कि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी जिसने बनाई उसको बहुत सारे कानूनों का पालन करना पड़ता है। यदि आप कहीं पर भी गलती करते हैं तो आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी। ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। डिले इन डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है। यदि कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे कि जनरल मीटिंग बुलाएंगे। जनरल मीटिंग का मतलब क्या है, जनरल मीटिंग का मतलब है जो मेंबर्स हैं उन्हें बुलाया जाएगा, शेयरहोल्डर्स को। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब इतनी देर में कोई अपॉर्चुनिटी हाथ आने से पहले निकल जाए, डिसीजन मेकिंग में डिले होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम। ओलिग्राफिक मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं, ओलिग्राफिक मैनेजमेंट का मतलब कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो एक जगह नहीं होते हैं, वो फैले हुए होते हैं, अलग अलग चेहरे वाले, अलग अलग सोच वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से मैनेजमेंट भी जो है ओलिग्राफिक होती है। ओलिग्राफिक का मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट की गई होती है। मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो मैनेजमेंट को अपॉइंट करके चले गए। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वो सोचते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी तरह काम करेगी, बट वो क्या करते हैं, 10,000 बंदों ने, 10,000 शेयरहोल्डर्स ने 10 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया। तो राज कौन कर रहा है कंपनी पर, 10,000 कर रहे हैं कि 10 कर रहे हैं? असलियत है कि वो 10 कर रहे हैं, क्योंकि डे टू डे डिसीजंस कौन ले रहा है, वो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं, जिन्हें मैनेजमेंट को 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयरहोल्डर्स ने अपॉइंट कराया है। ये प्रॉब्लम रहती है। जबकि इन 10,000 की मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, बट कंपनी फॉर्म बिजनेस में मैनेजमेंट किसकी रहती है, इन 10 की रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है, क्योंकि ये 10,000 तो एक साथ काम कर ही नहीं सकते। अपनी जगह किसको अपॉइंट कर देते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसे ही कहते हैं ओलिग्राफिक मैनेजमेंट, रूल बाय फ्यू, कि कुछ ही पर्सन्स का क्या कंट्रोल रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, यहाँ पर भी वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, किसी का फ़ायदा और किसी का नुकसान। जैसे यदि ज़्यादा सैलरी एम्प्लॉयज़ को दे दें
तो ज़्यादा सैलरी एम्प्लॉयज़ को देने से क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का तो फ़ायदा होगा, और शेयर होल्डर्स का क्या होगा, शेयर होल्डर्स का लॉस होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट मतलब कि यहाँ पर बिजनेस से स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं। स्टेक होल्डर्स में कंपनी के ओनर, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी की क्रेडिटर्स, कंपनी के डेटर्स, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, सब स्टेक होल्डर्स में आते हैं, संबंधित जितने भी हैं कंपनी से। तो यहाँ पर यदि एक के फ़ायदे के लिए डिसीजन लिया जाए तो ज़रूरी नहीं है वो सभी का फ़ायदा हो सकता है उस फ़ायदे में किसी दूसरे का नुकसान हो। तो ऐसे समय पे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, कि एक दूसरे के हितों में टकराव, कि एक का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। ठीक है, तो ये थे लिमिटेशंस। यदि इन लिमिटेशंस ऑफ कंपनी में आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड टाइप्स ऑफ कंपनीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड प्राइवेट कंपनी। व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी? तो बेटा प्राइवेट कंपनी बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है, जनरल पब्लिक को बेचती है ताकि वो पब्लिक शेयर्स खरीदे कंपनी के, और कंपनी के पास जो मनी है वो आ जाए। ऐसा एक पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसके पीछे कुछ कारण है। आइए प्राइवेट कंपनी पढ़ते हैं और वो कारण जानते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। अब सोच के देखिए, यदि प्राइवेट कंपनी मार्केट में अपने शेयर बेचेगी, कि लोगों को कहेगी कि आइए हमारे शेयर खरीदिए, तो जनरल पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट जाने के बाद हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 200। तो इसलिए एक प्राइवेट कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को नहीं बेचती। वो अपने शेयर्स जो कंपनी बनाते हैं, हमें पता चला है कि मिनिमम 2 बंदे चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए जिन्हें कंपनी बनानी है। ठीक है, तो वही 2 मेंबर्स अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है ना, इसमें क्या बना लेते हैं, जानकार जितने भी होते हैं मेंबर्स बना लेते हैं और उन्हें ही शेयर्स भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट में शेयर बिक नहीं सकते हैं, 200 मेंबर से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स बेचने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती। प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। अपने शेयर खरीदने के लिए किसी को इनविटेशन नहीं देती, चुपचाप अपने आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर्स बेच दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर बात आती है एक प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो 1 लाख की होनी चाहिए। मिनिमम 1 लाख, ज़्यादा हो सकती है। अब ये मिनिमम 1 लाख पेड अप कैपिटल क्या है? कम से कम 1 लाख रुपए के शेयर बिके हुए होने चाहिए। इतनी कैपिटल तो उसके पास होनी चाहिए कि 1 लाख शेयर के 1 लाख रुपए के शेयर्स बिके हुए हों और लोग उसे इतना पैसा दे चुके हों ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो कम से कम 1 लाख रुपए के शेयर्स बिककर उसके पास पैसे आ गए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 1 लाख रुपए के शेयर्स वो बेच चुकी है और उसके पैसे आ गए हैं। और किसे बेचे हैं वो? मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स को। जनरल पब्लिक को नहीं बेचे गए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक में, सामान्य लोगों में अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि वो इनविटेशन नहीं दे सकती। जब तक वो इनविटेशन नहीं देगी सामान्य पब्लिक खरीदेगी नहीं। और इनविटेशन इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वो तो आपस में ही बेच लेते हैं। तो इस तरह से एक प्राइवेट कंपनी की कुछ बातें हैं कि क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर सकती है बेटा? सोच के देखो, एक मेंबर के पास 1000 शेयर्स हैं,
अब वो 1000 शेयर 10-10 बंदों को करके, एक बंदों को करके एक शेयर बेच दे, एक पर्सन को एक शेयर बेच दे, तो 1000 मेंबर्स बन जाएंगे। और मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो नहीं सकते। तो ना तो मार्केट में अपने शेयर बेच सकते प्राइवेट कंपनी वाले, और ना ही उसके मेंबर्स जिनके पास शेयर्स हैं वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी उसे अपने शेयर बेचने होंगे, जिस भी व्यक्ति के पास शेयर हैं, जिस भी मेंबर के पास शेयर हैं, वो वापस कंपनी को ही देगा, कंपनी के पास ही वापस आएंगे। तो एक सो गाइज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी कौन सी है? एक पब्लिक कंपनी वो है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी, पब्लिक कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है। प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर्स बेचने के लिए लोगों को इनविटेशन नहीं दे सकती थी, पब्लिक कंपनी में ये किया जा सकता है, लोगों को इनविटेशन दिया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख थी और पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5 लाख। कम से कम मार्केट में उसके 5 लाख के शेयर्स बिके हुए हों और उसका पैसा उसे प्राप्त हो गया हो, तभी तो वो अपना बिजनेस शुरू करेगी। कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा हो सकता है। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। मिनिमम मेंबर 7, याद रखिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स था 2, बट पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 7। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते थे 200, जबकि पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स किए जा सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए मना थी। कारण क्योंकि 200 से मेंबर ज़्यादा नहीं हो सकते थे। पब्लिक कंपनी में आराम से शेयर ट्रांसफ़र कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेंबर्स की संख्या अनलिमिटेड हो सकती है। इसी तरह इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये अपने शेयर्स मार्केट में बेच सकती है, इस पर कोई बाधा नहीं है। प्राइवेट कंपनी पर बाधा थी, वो अपने शेयर मार्केट में नहीं बेच सकती थी, याद रखने वाली बात। ठीक है। तो ये हैं हमारी 2 कंपनीज, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। आगे दिया हुआ है प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी को क्या फ़ायदे हैं पब्लिक कंपनी से ज़्यादा। प्राइवेट कंपनी को कुछ फ़ायदे हैं, तो क्या फ़ायदे हैं? कहते हैं प्राइवेट कंपनी केवल 2 मेंबर्स से स्टार्ट की जा सकती है। कितने मेंबर्स से? 2 मेंबर्स से। कम से कम 2 मेंबर चाहिए और बिजनेस स्टार्ट कर दो, कंपनी खोल लो। जबकि पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए आपको? 7 मेंबर्स। कितने मेंबर चाहिए? 7 मेंबर्स। इसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर पब्लिक में इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर्स बेचने के लिए लोगों को इनविटेशन देने की ज़रूरत, जनरल पब्लिक को इनविटेशन देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होते हैं, तो 200 मेंबर्स तो आपस में दोस्तों रिश्तेदारों में ही बना लेते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है? अपने शेयर्स बेचने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है कि आइए और हमारे शेयर्स खरीदिए। ठीक है। इट कैन अलॉट विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेटा एक टर्म होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स कंपनी ने इशू करे, पब्लिक कंपनी ने, कम से कम उसके 90% शेयर बिक जाने चाहिए। मान के चलिए पब्लिक कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर्स इशू करे, तो कम से कम 90,000 शेयर्स बिक जाएं, तभी वो लोगों को शेयर दे सकती है। अदरवाइज खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। कैसे? लॉ कहता है, क्या कहता है कि यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप ऐसी कंपनी को खोलो ही मत। 90% शेयर भी मार्केट में नहीं बिके, मतलब कि आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने शेयर्स बेचें ही मत। तो जो पब्लिक कंपनी के साथ तो टेंशन हो गई,
पहले तो उसे इनवाइट करना है लोगों को कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए, फिर कम से कम 90% शेयर्स उसके बिक जाने चाहिए। बट प्राइवेट कंपनी पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी को तो 200 मेंबर्स बनाने हैं, 200 रिश्तेदारों को बनाना है, वो अपने आप बना लेंगे। उन पर कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की टेंशन नहीं है। जितने शेयर्स इशू करो चाहो, जितने शेयर्स मेंबर्स बने बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 90% शेयर बिकने वाली कोई कंडीशन उन पर नहीं लगाई गई। एक प्राइवेट कंपनी अपना वर्क स्टार्ट कर सकती है जैसे ही उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिले। अब मैं आपको बता दूं, एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पुराने किसी कंपनीज एक्ट में। अब रजिस्ट्रेशन कराने पर जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराती है तो कंपनी का रजिस्ट्रार जो होता है, कंपनी रजिस्टर करने वाला जो होता है, वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करता है। उसे ही क्या कहा जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे ही मिले, पब्लिक कंपनी अपना कार्य शुरू कर सकती है। सॉरी, प्राइवेट कंपनी अपना कार्य शुरू कर सकती है। मतलब केवल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया और प्राइवेट कंपनी के काम शुरू हो गए। बट पब्लिक कंपनी को बिजनेस शुरू करने के लिए इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करता है? पब्लिक कंपनी को पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना है, फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना है। जब ये दो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तब पब्लिक कंपनी प्रोडक्शन, सेलिंग, जो भी उसका काम है तब काम शुरू कर सकती है। जबकि प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा क्या है? प्राइवेट कंपनी को ये फ़ायदा है कि उसे केवल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ वन है प्राइवेट कंपनी, फिफ्थ वन सॉरी, 2 डायरेक्टर्स के साथ कार्य कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिएंगे। डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात चल रही है यहाँ पर। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स भी हो, काम चल जाएगा। केवल 2 डायरेक्टर ले, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, और अपना काम करती रहे। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, तब बिजनेस, तब काम चल सकता है। अदरवाइज पब्लिक कंपनी अपना कार्य नहीं चला सकती। कार्य चलाने से मतलब यहाँ पे है कि काम संभालेंगी कितने डायरेक्टर्स? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3। इसके बाद कहा है कि प्राइवेट कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की डिटेल, जिसमें मेंबर्स कौन है, उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं, एक रजिस्टर पूरा का पूरा जहाँ पर उनकी डिटेल लिखी जाएंगी, कितने पैसे दे दिए हैं मेंबर्स ने, कब शेयर्स लिए हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। जबकि पब्लिक कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने की आवश्यकता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि पब्लिक कंपनी में होते हैं अनलिमिटेड मेंबर्स, इसलिए उन्हें इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ेगा। और प्राइवेट कंपनी में होते हैं लिमिटेड मेंबर्स, केवल 200 तक, तो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स आवश्यकता नहीं है बनाने की। ओके, तो ये प्रिविलेजेस हैं प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से। प्राइवेट कंपनी को फ़ायदे हैं, पब्लिक कंपनी को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा दिक्कतें हैं, प्राइवेट कंपनी को कम दिक्कतें हैं। इसके बाद डिफरेंस दिया गया आपके सामने। नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ओके, इसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 चाहिए, प्राइवेट कंपनी में केवल 2 से काम चल जाएगा। इसके बाद मिनिमम पेड अप कैपिटल, पब्लिक कंपनी में 5 लाख चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 1 लाख से काम चल जाएगा। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में बनाना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी में बनाने की आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मर्जी है तो बना लो। पब्लिक कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, किसी को भी शेयर अपने बेच सकते हैं मार्केट में, मार्केट से बाहर, किसी को भी जहाँ चाहो, क्योंकि वहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। बट प्राइवेट कंपनी में
शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपको वापस कंपनी को ही शेयर देने पड़ेंगे। पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स बेचने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है। शेयर डिवेंचर बेचने के लिए मार्केट में इनविटेशन देना पड़ता है कि जनरल पब्लिक को आइए मेरे शेयर खरीदिए, जबकि प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर बेचने के लिए इनविटेशन देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Today we are going to read फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे बनती है। हमें पता था कि कंपनी बनाने के लिए हमें कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो कंपनी बनी होगी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी था। तो अब यही वाली बात हमें पढ़नी है कि कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेज होती हैं। ओके, यदि हम बात करें तो आपको 3 स्टेज यहाँ पर दिख रही है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ये तीनों स्टेज प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी हैं। और पब्लिक कंपनी के लिए एक 4th स्टेज और होती है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने की। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए 3 स्टेज होती हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और जैसे ही प्राइवेट कंपनी को ये सब तीनों काम होते हैं तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। जबकि पब्लिक कंपनी के लिए उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, उसके बाद एक पब्लिक कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी। तो चलिए फर्स्ट स्टेज में चलते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन क्या है बेटा, प्रमोशन स्टेज में वो सारे स्टेप्स हैं जिसमें बिजनेस कौन सा किया जाना चाहिए, कंपनी फॉर्म में किया जाना चाहिए या किस फॉर्म में किया जाना चाहिए, वो सारे कार्य किए जाते हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रमोटर के द्वारा। अब बात आती है कि प्रमोटर कौन है। तो फिर शुरुआत से सुनिए, फ्रॉम स्टार्टिंग यदि हम बात करें तो एक पर्सन होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है कि एक कंपनी बनाई जाए, एक कंपनी बनाई जाए। और जब उसके दिमाग में ये आइडिया आता है तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखता है कि फिजिबिलिटी स्टडी करता है कि मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। यदि हैं तो बिजनेस स्टार्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके पास कितनी कैपिटल है, वो कितने से पैसे, कितने पर्सन से पैसे ले सकता है, उसे कितना पैसा चाहिए, कौन सी कंपनी बनानी है, प्राइवेट बनानी है कि पब्लिक बनानी है, कितने रुपए के शेयर इशू करेगा, ये सारी बातें प्रमोटर अपने दिमाग में लाता है, वो पर्सन अपने दिमाग में लाता है और उनका कंसीडरेशन करता है। इसके अलावा वो क्या करता है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी को बनाने के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं कंपनी का बिजनेस शुरू करने के लिए, वे सारे कार्य भी करता है। क्योंकि एक कम से कम एक व्यक्ति तो चाहिए ना जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचेगा सबसे शुरुआत में, स्टार्टिंग में, तो उसी पर्सन को प्रमोटर कहा जाता है। और प्रमोटर क्या करता है, कंपनी का प्रमोशन करता है, फर्स्ट स्टेज, जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, कंपनी फॉर्म में उसे बनाना है, कैसे बनाना है, पूरे के पूरे सारी स्टेजेस कंपनी की वो तैयार करेगा। वो देखेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब का इंतज़ाम करेगा। मतलब कि एक तरह से कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज करेगा। कौन करेगा, प्रमोटर, प्रमोटर ऑफ ए कंपनी। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है कंपनी की वो होती है प्रमोशन। प्रमोशन कौन करता है, कंपनी का प्रमोटर करता है, एक पर्सन करता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है बिजनेस खोलने का, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी बनाने का, जो फर्स्ट मेंबर्स को इकट्ठा करता है, कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिपेयर कराता है, कंपनी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की स्टडी करता है, मार्केट में सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या अवेलेबल है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉस होगा, सारी की सारी स्टडीज़ करता है। उस पर्सन को कहा जाता है प्रमोटर। तो प्रमोटर करता क्या क्या है, फर्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। सेकंड, फिजिबिलिटी स्टडी करना। फिजिबिलिटी स्टडी में टेक्निकल फिजिबिलिटी, मशीन कौन सी चाहिए, कितने रुपए की लगेंगी, कहाँ लगनी है, कितनी मशीन चाहिए। सेकंड वाला है फिजिबिलिटी में फाइनेंशियल फिजिबिलिटी,
उन मशीन्स को लाने में कितना पैसा लगेगा, बिजनेस सेटअप करने में कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, फिर प्रॉफिट कितना होगा, सबसे लास्ट में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कि हमने जो भी पैसा लगाया उसका रिटर्न में हमें क्या गेन होगा, क्या प्रॉफिट होगा, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, बिजनेस आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। तो पहला काम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना, दूसरा काम क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी करना, थर्ड है नेम अप्रूवल। अब जब उसने देख लिया कि बिजनेस चल जाएगा तो वो कंपनी का एक नाम सोचेगा और उस नाम को अप्रूव कराएगा, नेम की अप्रूवल लेगा कि मेरा ये कंपनी का नाम मैं बनवाना चाहता हूँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगा और वहाँ से नेम की अप्रूवल ले लेगा कि मैंने ये चुन लिया, आप रजिस्टर कर दीजिए इस नाम से, या मेरे नाम पे मैं प्रमोटर और मैं प्रमोटर इस नाम को चुन रहा हूँ, इस नाम की कंपनी मैं बनाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं बना रहा हूँ उस बीच कोई और आके इस नाम को चुन ले, तो मेरे नाम से रिजर्व कर दीजिए, इस कंपनी के नाम से रिजर्व कर दीजिए ये कंपनी का नाम, ठीक है। थर्ड है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको पता है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए चाहिए 2 मेंबर्स, तो उसे वो 2 मेंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, या पब्लिक कंपनी बना रहा है तो उसे चाहिए कितने मेंबर्स, 7 मेंबर्स, तो पब्लिक कंपनी के लिए उन 7 मेंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, उन पर्सन्स को लेके आएगा, उन्हें तैयार करेगा, उन्हें अपना आइडिया बताएगा बिजनेस का और तैयार करेगा कि वो साथ में कंपनी खोलें। तो फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज, जो साइन करेंगे उन्हें फिक्स करना, क्योंकि स्टार्टिंग मेंबर्स अपने साइन करते हैं और कहाँ करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, वैसे मैं बता दूं आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं चार्टर ऑफ कंपनी को। क्या किसको कहते हैं, कंपनी के चार्टर को, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, कंपनी के उद्देश्य लिखे हैं, कंपनी का नेम लिखा है, कंपनी की लायबिलिटीज़ लिखी है, मेंबर्स की लायबिलिटीज़ लिखी है, वो सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं, जिस पर इन 7 मेंबर, पब्लिक कंपनी है तो खोलने वाले हैं और प्राइवेट है तो 2 मेंबर्स के साइन जरूर चाहिए। और ये दोनों मेंबर्स को, 7 मेंबर्स को कौन तैयार करेगा, प्रोमोटर तैयार करेगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब कंपनी ऐसे नहीं खुल जाएगी, उसे CA, CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, इन सबको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, CA, CS लॉयर्स को, जो प्रोफेशनल्स हैं, MBAs, ठीक है, जो डायरेक्टर्स बनने को तैयार हैं, इन सबको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इन सबसे क्या लेगा, अपॉइंटमेंट लेगा, इनके अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है, इन्हें तैयार करेगा कि मैं कंपनी खोलने वाला हूँ, क्या आप कंपनी में काम करोगे। और लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कंपनी बनाने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है उन सब डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार कराएगा। तो ये पहली स्टेज कंप्लीट हो गई प्रमोशन की, जो कि प्रमोटर के द्वारा की जाएगी। ये सारे काम प्रमोटर करेगा कंपनी को बनाने के लिए। बेटा प्रमोशन के बाद जो दूसरी स्टेज आती है हमारी, वो इनकॉर्पोरेशन आती है। बट इनकॉर्पोरेशन से पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेते हैं। मैंने बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर होता है। कंपनी का चार्टर का मतलब मेन डॉक्यूमेंट, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। क्या चीज़, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें कंपनी की सारे पावर्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उद्देश्य जो हैं, वो लिखे रहते हैं। क्या क्या लिखा रहता है, कंपनी का नेम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, फिर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं या उसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, लायबिलिटी, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल, कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ टाइम में इशू करेगी, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 100 करोड़, कितने शेयर्स इशू करेगी, ठीक है, ये सब कुछ लिखा रहेगा। और एसोसिएशन क्लोज, एसोसिएशन क्लोज में वो फर्स्ट जो 7 मेंबर्स चुने थे ना, जिनके सिग्नेचर कराए थे मेमोरेंडम में, या वो जो 2 मेंबर प्राइवेट कंपनी के चुने थे, उनके नाम, ठीक है, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाएंगे। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो प्रोमोटर के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा प्रोमोटर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी तैयार करता है।
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के, बिजनेस के अंदर के कार्य किस तरह करे जाएंगे, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं सबकी, वो सारे के सारे काम करने के तरीके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कैसे किया जाए उस सब के तरीके कहाँ दिए जाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और ये भी कौन तैयार करता है, ये भी एक प्रमोटर ही बनाता है। तो यहाँ तक फर्स्ट स्टेज हमारी पूरी हो गई कंपनी के फॉर्मेशन की। सेकंड स्टेज आती है इनकॉर्पोरेशन। बेटा इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी का बनना। और कंपनी बनती कैसे है, जब कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। न्यू कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और पुरानी कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या कहाँ हुआ होगा, जो पीछे वाले पुराने लाए हैं जिसने भी बनाई होगी उसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम भरना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भरना पड़ेगा, जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उन्होंने लेटर लिख के दिए होंगे, कंसेंट लेटर अपनी कि हम बनने को तैयार है, वो लगाने पड़ेंगे। जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपने कंपनी का नाम चुन लिया था ना, प्रमोटर ने नाम को फिक्स करवाया था कि मैं कंपनी का नाम चुनना चाहता हूँ, वो वाला नाम लिखा जाएगा। फिर एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होती है कि जो भी नियम कानून है वो सारे के सारे पालन किए गए हैं कंपनी के बनाते समय, इस बात का डिक्लेरेशन देना होगा सभी मेंबर्स को। और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है ये बताना पड़ेगा। ये सब कुछ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो कंपनी को रजिस्टर करता है, ठीक है, उसके पास ले जाने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। वो आपसे क्या ले लेगा, फीस ले लेगा, कंपनी बनाने की जो भी फीस होगी नेसेसरी उसको पता है। और फीस लेने के बाद यदि उसे लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सारी कागजी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। इसका मतलब कंपनी अब से रजिस्टर मानी जाएगी। इस सर्टिफिकेट को देके कंपनी की कोई भी कार्य रजिस्ट्रेशन का अधूरा नहीं रह गया है, आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो ये आपकी कौन सी स्टेज थी, दूसरी स्टेज थी। अब थर्ड जो वर्क है कंपनी में वो है बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा, अब आपने कंपनी बना ली है तो कंपनी बनाने के बाद कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। प्राइवेट कंपनीज में तो बड़ा सिंपल है, प्राइवेट कंपनीज में जो 2 मेंबर हैं वो ही शेयर को रख लेंगे और अपने रिलेटिव्स या किसे अपने फ्रेंड्स को बेच देंगे, काम हो जाएगा और बिजनेस शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। बट यदि हम बात करें एक पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के लिए सब कुछ बहुत हार्ड है। पब्लिक कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी को सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि क्या हम शेयर इशू कर लें। एक प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर में या एक प्रोस्पेक्टस जैसा आपके स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है उस तरह का प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएगी कि हम शेयर इशू करने वाले हैं। जिसमें प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है, आपके स्कूल के प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है, स्कूल का नाम, स्कूल के फीचर्स, फीस वगैरह और डिटेल्स पूरी। इसी तरह कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कंपनी के नेम, कंपनी के फीचर्स, कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और शेयर खरीदने के लिए शेयर का एक फॉर्म, नेसेसरी फीस जो भी है वो सब कुछ लिखा रहता है। तो जब भी आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब कि शेयर इशू करने हैं, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ेगा, फिर वो बैंकर्स को अपॉइंट करेगी जिस बैंक में खाता खुला है जहाँ पैसे आएंगे, ब्रोकर्स को अपॉइंट करेगी। ब्रोकर्स अंडरराइटर्स एक ही बात होते हैं अभी के लिए आपके लिए, ब्रोकर्स जो आपके शेयर बेचने में आपकी हेल्प करेंगे कमीशन बेसिस पर। फिर मैंने एक बात बताई थी कि कंपनी तब ही चल सकती है पब्लिक जबकि उसने जितने शेयर इशू करे हैं कम से कम उसका 90% शेयर मार्केट में बिक जाए।
तो पब्लिक कंपनी को कम से कम अपने, यदि उसने 1 लाख शेयर बेचे तो 90,000 शेयर मार्केट में बेचने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालेगी कि हमारे शेयर रजिस्टर कर लो। कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हो रही है। प्राइवेट कंपनी में तो सारे के सारे शेयर्स कहाँ बिक जाते हैं, रिलेटिव्स को बिक जाते हैं, फ्रेंड्स को बिक जाते हैं। बट पब्लिक कंपनी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जिसे प्रोस्पेक्टस इशू करना है मार्केट में, अखबार में, रजिस्ट्रार के पास, सेबी की अप्रूवल लेनी है, ब्रोकर्स एंड डायरेक्टर्स को रखना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करना है, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन भेजनी है, ये सारे काम करने पड़ेंगे, तभी जाकर उसका कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो पाएगा। किसका, पब्लिक। तो ये सारे कार्य करने के बाद एक कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक अपने शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, लोगों को इशू कर सकती है। जैसे ही शेयर इशू करेगी कंपनी के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 4th स्टेप एक और है जो मैंने आपको बताया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, COB, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। कंपनी कौन से वाली, पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी लेना है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब ये 3 स्टेज पूरी हो जाएंगी, और उसके लेते ही पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो जाएगा, एक कंपनी बन जाएगी। ओके। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम बिजनेस स्टडीज़ में टॉपिक पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। जब आप बिजनेस कोई भी स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या बेसिक फैक्टर्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे बिजनेस स्टार्ट करते समय। बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको ये देखना होगा आपको बिजनेस किस तरह का खोलना है, क्या करना है, तो उन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए सबसे पहला फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें टेक्निकल मशीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है या हाथों से काम होता हो, किस तरह का बिजनेस चाहिए आपको। वो इंडस्ट्री, आप कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इंडस्ट्री कॉमर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, जहाँ पर आपको रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो लाइन ऑफ बिजनेस जाना कहाँ है आपको। सबसे पहला चुनाव आपका क्या होगा, ये होगा बिजनेस एक्टिविटी किस टाइप की होगी आपकी। सबसे फर्स्ट चॉइस ये आपको करनी पड़ेगी। सेकेंड है साइज ऑफ फर्म। साइज ऑफ फर्म, आप कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं कि आप अकेले ही बिजनेस को संभालना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हैं, या आप बिग स्केल पे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस में आपको रिसोर्सेज कम चाहिएंगे, पैसा कम चाहिएगा, और बिग बिजनेस खोलेंगे तो आपको पैसा भी क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा। डिपेंड करता है, जिस तरह का बिजनेस वैसा ही पैसा, वैसा ही फाइनेंस। क्योंकि बिग बिजनेस खोलेंगे तो आप अकेले नहीं समझ सकते, संभाल सकते बिजनेस को, मार्केट कंडीशंस के साथ आप अकेले फेस नहीं कर सकते हैं सारी की सारी सिचुएशंस को, तो आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह के रिसोर्सेज आपको चाहिएंगे लार्ज बिजनेस में। स्मॉल बिजनेस में बहुत सारे रिस्क कम हो जाते हैं। थर्ड वन है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। किस तरह की ओनरशिप चाहिए। आपने फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप में पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है, पार्टनरशिप पढ़ी है, कंपनी पढ़ी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पढ़ा है। तो आप सबके मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तब जाकर डिसीजन लेंगे कि आपको किस तरह का बिजनेस खोलना है। देन लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। लोकेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है बिजनेस पे। जैसे यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ मिल्स बहुत ज़्यादा हैं, शुगर मिल्स आसपास। क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर शुगर केन बड़ी आसानी से मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। मार्केट की यदि बात करें तो मार्केट शुगर केन की जो है, शुगर की जो है वो आसपास अवेलेबल है, आसानी से गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब आप कहने लगे कि नहीं, मुझे तो एक ऐसी फैक्ट्री खोलनी है जिसमें रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्री से आएगा। ठीक है, आप खोल लीजिए,
बट आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फॉरेन कंट्री से जो रॉ मटेरियल आएगा वो अवेलेबल कैसे होगा। भाई यहाँ पर कोई क्या कहते हैं एयरपोर्ट है, ऐसा सामान है जो एयरप्लेन की हेल्प से आएगा, या ऐसा सामान है जो शिप की हेल्प से आएगा। क्या यहाँ पे कोई सी पोर्ट है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। लोकेशन ऑफ बिजनेस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या आपने कहीं ऐसी जगह खोल लिया जहाँ पर पावर की प्रॉब्लम है, पावर का मतलब लाइट की प्रॉब्लम है, आपकी मशीनें नहीं चल पाएंगी, फिर क्या होगा, प्रोडक्शन कैसे करेंगे आप, ये वाली चॉइस आपको करनी पड़ेगी। देन है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, कितनी लैंड खरीदनी है आपको, कितनी बिल्डिंग मशीनरी की ज़रूरत है, कितनी रॉ मटेरियल बुक डेप्थ की ज़रूरत है, उधार कितना सामान बेचेंगे, उसके लिए पैसे कितने चाहिए, तो कहाँ से पैसे आएंगे, क्या आपके पास खुद का पैसा है उतना, क्या कैपिटल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो कैसा कैसा बिजनेस खोलेंगे, पार्टनरशिप खोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं खोलेंगे तो पार्टनरशिप खोलेंगे या कंपनी खोलेंगे, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद है फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ में जो भी मशीनरी है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको, या उसकी मशीन आपको कहीं बाहर से मंगानी पड़ेगी, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जो रॉ मटेरियल है जो आप जिससे आप प्रोडक्शन करेंगे वो क्या ईजिली अवेलेबल हो जाएगा आपको, क्वांटिटी इतनी अवेलेबल है कि आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, या मार्केट में क्वांटिटी ही नहीं है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि रॉ मटेरियल आपके पास तक आ ही नहीं पाएगा, आप पास आने से पहले ही बिक जाता है वो, तो फिर आप इस तरह का बिजनेस क्यों खोलेंगे, क्यों पैसा खर्च करेंगे जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, महंगा रॉ मटेरियल मिलेगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे प्लांट लेआउट। प्लांट का लेआउट, फिजिकल फैसिलिटीज़ कैसे रखनी है, फिजिकल लेआउट का मतलब है फिजिकल अरेंजमेंट कैसे रखनी है, कौन सी मशीन कहाँ लगाएंगे, कौन से रूम में लगाएंगे, एक रूम में कितनी मशीन लगेंगी, किस मशीन को अलग स्पेस चाहिए लगे रहने के लिए, कैसी वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए, कि कितनी वहाँ पर लाइटिंग होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आपको इकट्ठे करने हैं, उसी हिसाब से आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। फिर बात है कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स में बेटा ये है कि जो लेबर आपके यहाँ काम करेगी क्या उसको काम करना आता है, क्या वो काम को संभाल सकेगी, क्या वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है, क्या आप उन्हें काम को सिखा सकते हैं, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इतनी उपलब्ध हो पाएंगी कि वो आराम से काम सीख जाएंगे, मशीन्स पे काम करना, आप जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो अपने आप से कर पाएंगे या दूसरों से करवाएंगे, अपने आप से करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप रह जाएगी, दूसरों से कराएंगे तो बड़ा बिजनेस खोलेंगे, ये सब कुछ अभी डिसाइड करना पड़ेगा आपको। क्या वो अवेलेबिलिटी ऑफ जो लेबर है आपके उस एरिया में हो जाएगी जहाँ पर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या वहाँ पर लेबर आ ही नहीं पाएगी, कहीं दूसरी जगह से लेबर बुलानी पड़ती है और उनकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। फिर है टैक्स प्लानिंग। बिजनेस खोलते समय आपको टैक्स प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। कई सारे देशों में ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस में टैक्सेस कम लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, और किसी पर्टिकुलर कंट्री में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर बिजनेस पे टैक्स ज़्यादा लिए जाते हैं। तो आपको ये टैक्स प्लानिंग अभी से करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बिजनेस में आगे टैक्स देने हैं, टैक्स लायबिलिटी कितनी पड़ेगी उस पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस तरह का होगा। सबसे लास्ट में है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, और जब इन सभी फैक्टर्स को आप देख लेंगे तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी करेंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी करेंगे, ठीक है, फाइनेंस देखेंगे आपके पास अवेलेबल है नहीं है, और बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। ओके, रीड कीजिए इन्हें, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।